जो लोग इस कैंपस में हाल फिलहाल में आए हुए हैं, उनके लिए मैं ये दोहरा देना चाहता हूं कि नजीब साइंस के स्टूडेंट थे और जेएनयू में उनका दाखिला 2016-17 बैच में उनका यहां पे दाखिला हुआ। और जब हॉस्टल से उनको फोर्सफुली उनको गायब किया गया, उससे कुछ दिन पहले वो जामिया से आते थे और उनकी अम्मी जो है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जामिया से जेएनयू जाने के कुछ दिनों बाद ही नजीब फिर उनसे दोबारा नहीं मिल पाएंगे। यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ये सुनने के लिए कि ये जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं, ये रात में नजीब के बारे में क्या क्या बातें करते हैं। हम लोग वही बात कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम लोग उसी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं जो अंबेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की है। सोशल जस्टिस, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। जो समाज में सबसे मार्जिनलाइज लोग हैं उनको समाज में आगे करना, उसी की यहां पे बात हो रही है। अगर ये बात भी अगर हम नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मत कहिए कि आप दुनिया के बहुत बड़े लोकतंत्र हैं और यूनिवर्सिटी जो होता है वहां पे डिबेट और डिस्कशन होता है। देखिए, नजीब का जो मामला है उसको एक आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखिए। नजीब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पढ़ने आता है और फिर उसका कुछ पता नहीं चलता है। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आपको मालूम है कि भारत में जो माइनॉरिटी मुस्लिम है उनकी आबादी 15% के करीब है और हायर एजुकेशन में जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो 4 से 5% से ज्यादा नहीं है। तो उनका जो हक है 10% और सीट मिलने का, वो क्यों नहीं मिल पाता है। और नजीब जैसे स्टूडेंट साइंस में पढ़ने के लिए आते हैं तो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आप देखिए कितनी ट्रेजेडी है। एक आसाम के लीडर हैं, खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं और बार बार कहते हैं कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द हूं। मैं चाहता हूं कि मुसलमान मदरसे में ना जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और आगे बढ़े, डेवलपमेंट करें। नजीब भी तो वही चाहता था। नजीब भी तो किसी मदरसे में नहीं जाता था, वो तो यहां साइंस पढ़ने के लिए आया। वो कोर्स क्यों नहीं कंप्लीट कर पाया। यानी जहां बच्चों को साइंस का एजुकेशन नहीं मिल रहा है वहां जाके आप बात करिए कि साइंस पढ़िए, मदरसा में मत जाइए। और जहां बच्चे साइंस पढ़ने के लिए आते हैं तो आप वाइवा में उनके साथ भेदभाव करते हैं, आप एग्जाम को ऐसा बनाते हैं कि वो पास ना हो पाए। और जब किसी तरह से यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो सुपरवाइजर उनके साथ भेदभाव करता है। अगर टीचर और सुपरवाइजर भेदभाव नहीं करते हैं तो तथाकथित जो मारने वाले जो लोग हैं, जो गरीब लोगों से या अकलियत से जो नफरत करते हैं, वो उनको टारगेट बनाते हैं और उनको यूनिवर्सिटी से बाहर करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। नजीब जब गायब हुआ या जब गायब कर दिया गया, उसके बाद से यहां के जो गरीब लोग हैं, जो अकलियत हैं, जो पिछड़े हैं, उनके दिमाग पर क्या निगेटिव असर पड़ा होगा ये मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स ने कहा कि आप यूनिवर्सिटी में मत जाओ, आप घर आ जाओ, घर में ही 2 रोटी का हम लोग इंतजाम कर लेंगे। यानी नजीब के साथ जो नाइंसाफी हुई वो एक तरह का एक साजिश है कि जो माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं
सकते हैं, उनके इलाके में स्कूल नहीं है। अगर वो कहीं साइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं तो यूनिवर्सिटी में आते हैं तो कुछ लोगों को मार दो, पीट दो, भगा दो, एग्जाम में फेल करा दो, ताकि वो कभी भी यूनिवर्सिटी की तरफ आने की कोशिश न करें। आपको यह भी मालूम है कि हमारे देश के जो मुसलमान भाई बहन हैं वो ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है कि सैलरी उनको नहीं मिलती है। दिहाड़ी जो रोज के वेज जो है वो वेज करके रोजी रोटी अपना कमाते हैं। उनके बीच में से अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो उसे गायब कर दिया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है। और इतनी बड़ी प्रशासन सब है, पुलिस है, मिलिट्री है, आर्मी है, आईबी है, सब कुछ है, लेकिन नजीब के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आपका मकसद है डर को बना के रखना कि आप यूनिवर्सिटी की तरफ मत आओ। मैं तो नजीब के मामले को मैं ऐसा ही देखता हूं। बात सिर्फ नजीब की नहीं है, शर्जील इमाम की भी बात है। आज शर्जील इमाम को भी हमें याद करना चाहिए, वो भी जेल में है। मुझे लगता है सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में जितने भी हाल फिलहाल में जितने भी छात्र आए वहां पे शर्जील शायद सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा शार्प, सबसे ज्यादा चीजों को समझने वाला लड़का था। वो साइंस पढ़ा हुआ था, लेकिन जिस तरह से हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी की समझ उसे थी, वो मुझे लगता है उतनी समझ मुझे भी नहीं थी। वो चीजों को बहुत जड़ से पकड़ता था, वो ऊपरी बातों में नहीं रहता था। वो ये नहीं सोचता था कि हमें किसी सुपरवाइजर की बातों को ही मान के कुछ इधर उधर नौकरी ले लेनी है, कुछ अपना रोजी, कुछ अपना काम निकाल लेना है, बल्कि वो देश में जो वंचित लोग थे उनके बारे में वो सोचता था। और जब वो सोचता था तो वो सिर्फ 2 साल में नहीं सोचता था, 5 साल में नहीं सोचता था, वो 50 और 100 साल में की हिस्ट्री को भी सोचता था। उसको समझदारी थी कि कॉलोनियल टाइम में मुसलमानों की क्या हालत थी, मुल्क में जब पार्टीशन हुआ तो मुसलमानों को क्या मिला और क्या नहीं मिला। जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं वो कितनी मुसलमानों को इश्यूज के साथ कंसर्न है, जो कॉम्युनल पार्टियां हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। वो शर्जील इमाम उसकी उस काबिलियत को, वो एक आप क्या कहेंगे, वो एक इंकलाब था। उस इंकलाब को दबाने के लिए, उस बहार को दबाने के लिए कोशिश की गई कि वो जेल में चला जाए। और क्या इल्जाम उसके ऊपर है? इल्जाम है यूएपीए। क्या है यूएपीए? यूएपीए का मतलब है कि आपको बेल नहीं दिया जाएगा। यूएपीए का मतलब है कि आप खुद साबित कीजिए कि आप बेगुनाह हैं, आप खुद साबित कीजिए कि आप देशद्रोही नहीं है, आप दहशतगर्द नहीं है। यूएपीए का क्या मतलब है कि जज जो होंगे, जो भी पुलिस इल्जाम आयद करेगी, जज बहुत ज्यादा तफ्तीश नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी का सवाल है। यूएपीए क्या है? आप बगैर रोक टोक के आपको जब तक पुलिस चाहे आपको जेल के अंदर में रख सकती है। दोस्तों याद कीजिए, मैं लॉ का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन यूएपीए से पहले जो टाटा और दूसरे जो कानून थे उसमें क्या था कि 6 महीने के बाद जेल में किसी को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, उसके ऊपर फिर से जांच होती थी। लेकिन आज वैसा नहीं है। शर्जील इमाम 4 सालों से जेल में है, उमर खालिद भी तकरीबन उनके भी 4 साल 3.5 साल हो गए। जो लोअर कोर्ट है वहां भी उनको जमानत नहीं, जो हाई कोर्ट है वहां भी जमानत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट लग रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये मामला है कि जो मुसलमानों के बीच में जो पढ़े लिखे, जो आगे बढ़ने वाले जो बच्चे निकल रहे हैं, उनको दबाने की पूरी साजिश है। और ये जो मैं बात कह रहा हूं तो मैं भारत के संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात कहता हूं। और अगर ये संविधान के दायरे में रहकर भी अगर बात कहने की इजाजत नहीं है तो हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग नजीब की लड़ाई, उमर की लड़ाई, शर्जील की लड़ाई और जो रोहित वेमुला और बाकी लोगों की जो शहादत है
उसको भी हमें याद करने की जरूरत है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।